यस, तो अभी हम लोग करने वाले बेटा जी कारों का रिवीजन हम लोग यहाँ पे पूरा पूरा करते हुए चलेंगे। सर कारों के अंदर क्या क्या बातें आती है, सब कुछ चीजें अपने को पढ़ना है, सब कुछ चीजों को बढ़िया से रिवाइज करते हुए अपने को चलना है, ठीक है ना। चलिए सर आ जाएंगे फटाफट फटाफट। सबसे पहले क्या कारों के बारे में अगर मैं बात करूं तो कारों का फुल फॉर्म क्या है बेटा, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। क्या है सभी लोग बोलेंगे, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। 2020 में इसकी मतलब 1 अप्रैल 2020 से इसको लगाया गया था, बोले अब लोग अप्लाई करेंगे। वैसे पहले आ गया था लेकिन उससे पहले एप्लीकेबल नहीं करने दिया इसको, ठीक है ना, क्योंकि वो समय वो कोविड का समय चल रहा था ना, तो वैसे केस के अंदर थोड़ी सी उसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा डिफर किया गया था और कुछ नहीं। खैर वो इतना रेलेवेंट पॉइंट भी नहीं है, अभी इतना समझते हैं सर कारो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो देखो कारो एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, हर एक कंपनी के ऊपर कारो लगता है, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, ठीक है ना। लेकिन किसको नहीं लगेगा, बैंकिंग कंपनी को नहीं लगता, इंश्योरेंस को नहीं लगता, सेक्शन 8 को नहीं लगता। पहले ही बता रहा हूं फ्लो में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी मत लिख डालना, बैंकिंग इंश्योरेंस और सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर नहीं लगता है। इसके अलावा 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी के ऊपर भी नहीं लगता, ठीक है। क्या क्या बोला, बैंकिंग इंश्योरेंस और उसके बाद क्या बोला, सेक्शन 8 कंपनी, फिर बोला 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी, ऐसे 5 कंपनीज के बारे में बात किया। फिर बोला गया वो प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी या होल्डिंग नहीं होनी चाहिए किसी पब्लिक कंपनी की, यानी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग नहीं तो चल जाएगा, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी है अगर वो सब्सिडरी या होल्डिंग होती है किसी पब्लिक कंपनी की, है ना, किसी पब्लिक कंपनी की, तो हम लोग डीम्ड मान लेंगे कि इसके ऊपर कारो लगने वाला है, ठीक है। ओके सर, अब प्राइवेट कंपनी जो ये नहीं है हो गया। और क्या बोला गया है इसके अलावा और कंडीशन सुनो प्राइवेट कंपनी के लिए। सर इसका पेड अप शेयर कैपिटल है ना, इसका पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। इसका जो बोरोइंग है ये 1 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, और जो टर्नओवर है ये 10 करोड़ उससे कम होना चाहिए। वन बस समझना बात को, पीबीटी 1-1-10, क्या बोला मैंने, बोलो पीबीटी 1-1-10। पीबीटी में क्या आता है, पी से आता है पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से नीचे होना चाहिए, बोरोइंग जो है 1 करोड़ या उससे नीचे होना चाहिए, और जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं, इसी का मतलब होता है 10 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर कारों की एप्लीकेबिलिटी लगती है क्या, नहीं सर कारों की एप्लीकेबिलिटी नहीं लगती है। अब पैराग्राफ 3 के अंदर कुछ मैटर्स के बारे में बताया गया है जिसके ऊपर कारों के बारे में आपको डिटेल्स बताना पड़ता है। कारों का मतलब क्या है आप ये समझ लो। देखो बेटा एक ऑडिटर होता है, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसको कारों से रिलेटेड भी रिपोर्ट देना पड़ता है। मतलब ये जो मैटर्स है ना, ये जितने भी मैटर्स है इससे रिलेटेड अलग से रिपोर्ट उसको देना पड़ता है। क्या, हाँ सर इससे रिलेटेड अलग से रिपोर्ट उसको देना पड़ता है, आप ऐसा समझ लो। अलग से आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कुछ रिपोर्ट्स को जिसको इन्होंने कारो बोल रखा है, ठीक है। चलो सर कौन से मैटर्स हैं। सबसे पहला जो मैटर है बेटा ये फिक्स्ड असेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बोलो जल्दी से, फिक्स्ड असेट से रिलेटेड है, ठीक है सर। इसके अंदर पहला सब पॉइंट, पहला पूछेंगे कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं ना, क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है जिसके अंदर फुल पर्टिकुलर्स बताए गए हैं क्वांटिटेटिव डिटेल्स को लेके ऑफ पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट। तो दोनों होना चाहिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी होना चाहिए और इंटेंजिबल असेट भी होना चाहिए। दूसरा क्या बोला, देखो जो पीपीई क्या आपने उसको फिजिकली वेरीफाई की है क्या, और अगर फिजिकली वेरीफाई किए तो क्या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली, और डिस्क्रिपेंसी मिली तो आपने कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील किया उसके बारे में भी आप बताओ। तीसरा क्या बोला जा रहा है, जो टाइटल डीड्स होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे सेल एग्रीमेंट हो गया, ये टाइटल डीड्स है, तो ये जो टाइटल डीड्स है किसके नाम पर होना चाहिए, कंपनी के नाम पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा कि देखो ये टाइटल डीड्स है, इसकी इतनी वैल्यू है, ये किसके नाम पे है, क्या वो प्रमोटर डायरेक्टर या केएमपी है क्या, और रेंज भी पीरियड कितने समय से होल्ड करके रखा है उसके बारे में बता देना। 4 पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिया सर। उसके बाद देखो और क्या बोला जा रहा है, फिर बोला गया कि क्या पीपी को आपने रीवैल्यू किया क्या, और रीवैल्यूएशन कौन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर करेगा। सर मान लो पीपी की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, अब अगर वो 1,10,000 या उससे ज्यादा होता है या 90,000 या उससे कम होता है तो ऐसे केस के अंदर क्या बोला गया, देखो अगर चेंज 10% और मोर का है, डाउनवर्ड भी हो सकता है अपवर्ड भी हो सकता है, कोई भी चेंज हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ चेंज, मतलब ये आपको बताना पड़ेगा। सब 10% या उससे कम है तो अलग से बताने की जरूरत नहीं, 10% या उससे ज्यादा का वैल्यूएशन होता है
तो अब आपको बताना पड़ेगा क्या, हाँ सब बताना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी की जो प्रॉपर्टीज है, क्या उस प्रॉपर्टीज के अंदर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट या बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट वगैरह के अंदर केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो उसको भी आप डिस्क्लोज करो, उसको भी आप बताते हुए चलेंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल उसको भी आप यहाँ पे बताते हुए चलोगे, लोगों को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके सर, उसके बाद देखिए और क्या बोला गया, तो ये हो गए ए पॉइंट से रिलेटेड जो अपन ने डिस्कशन किया, ठीक है। आगे बढ़ू क्या, बोलो 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 जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या, यस सर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सर ध्यान दो, अब हम लोग अगर देखें यहाँ पे, तो अब अपने को क्या पढ़ना है। अभी अपन ने देखा सर फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड यहाँ पे 4 5 6 पॉइंट्स देखे, जो बेनामी से रिलेटेड पूरा पूरा अपन ने पढ़ा। अब बात करेंगे करंट असेट्स को लेके, किसको लेके बात करेंगे, बोलो करंट असेट्स को लेके। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहला कहता है कि क्या आपने इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई किया रीजनेबल समय के अंतर्गत, और अगर आपको डिस्क्रिपेंसी मिली है 10% या उससे ज्यादा की, समझना अगर आपको डिस्क्रिपेंसी मिली है उससे ज्यादा की, तो क्या आपने उसको प्रॉपरली डील किया क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देखो पीपी के अंदर डिस्क्रिपेंसी वाला पॉइंट में मटेरियल डिस्क्रिपेंसी बोला था, मतलब कि ऑडिटर के ऊपर छोड़ दिया था वो मटेरियल है या नहीं है, लेकिन यहां पे मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वही बनेगी जो 10% या उससे ज्यादा वैल्यू में चेंजेस कर रही हो, तो उसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील किया गया, ये आपको बताना पड़ेगा। सेकंड, अगर किसी भी समय ड्यूरिंग द ईयर आपने वर्किंग कैपिटल लोन लेके रखा है 5 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आपने क्वार्टरली रिटर्न स्टॉक स्टेटमेंट दिए होंगे, तो क्या वो स्टॉक स्टेटमेंट और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के स्टेटमेंट एग्रीमेंट में है क्या, एग्रीमेंट का मतलब हो रहा है क्या ये मैच खाते हैं क्या, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट देखो क्या, तीसरा पॉइंट बोला जा रहा है क्या कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया है, या कोई गारंटी दिया है क्या, या कोई लोन प्रोवाइड किया है क्या, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, किसको, कंपनी फर्म्स एलएलपी या अदर पार्टीज को, किसी को भी, कंपनी फर्म्स, फर्म्स मतलब पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपी या अदर पार्टी को, उससे रिलेटेड ये तीसरा पॉइंट अभी हमारा चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या लोन्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है क्या कंपनी के द्वारा, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं बेटा जी, ठीक है ना। तो अपना कौन सा पॉइंट चल रहा है, ये अपना सी पॉइंट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या कोई लोन्स वगैरह दिए गए हैं क्या, उससे रिलेटेड बात करो करके, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे लोन्स वगैरह दिए गए होंगे तो उसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। हो गया पहला पॉइंट, देखो उसके अंदर क्या है, अगर सर लोन यहाँ पे दिया गया है किसी भी एंटिटी को, तो आपको दो तरीके के अमाउंट बताना है। पहला एग्रीगेट अमाउंट बताना जो आपने दिया है सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को, और दूसरा एग्रीगेट कौन सा बताएंगे, दूसरा एग्रीगेट आप बताएंगे यहाँ पे जो अदर देन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट को दिया है। जैसे मान लो आपने 10 लाख रुपए लोन दिया है, 6 लाख रुपए आपने इनको दिया, 4 लाख इसको दिया, तो आपने ऐसा एग्रीगेट अमाउंट शो करना है, ठीक है ना। ओके सर, फिर क्या बोला गया सेकेंड पॉइंट में, सर कंपनी अगर कोई भी यहाँ पे लोन गारंटी या कुछ भी दे रही है, तो ऐसे केस में जिस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये लोन को दिया जा रहा है वो कंपनी के प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या बोला गया कि कंपनी के इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा सेकंड पॉइंट कहता है, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट फिर से सिंपल, सेकंड क्या बोला गया, जिस टर्म्स के बेसिस के ऊपर कंपनी ने लोन दिया वो कंपनी के फेवर में होना चाहिए, नॉट प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के हित में नहीं है, तो उसके बारे में बताओ। फिर बोला जा रहा है क्या, फिर बोला जा रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस और नेचर ऑफ लोन, आपको शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको बताना है कि किस तरीके से आप लोन को रीपे करेंगे, किस तरीके से आप पे करेंगे, उसके बारे में आप बताइए। फिर बोला जा रहा है कि अगर अमाउंट ओवर ड्यू है और वो ओवर ड्यू रह जाता है 90 दिनों से ज्यादा, तो क्या कंपनी ने कोई स्टेप लिया है क्या रिकवरी के लिए, उसके बारे में बताओ। ये अपन ने ऑडिट ऑफ बैंक्स के अंदर भी पढ़ा था क्या, ऑडिट ऑफ बैंक्स के अंदर भी पढ़ा है अपन ने। फिर उसके बाद देखो सर अगर कोई भी लोन या एडवांस जो मैंने दिया हो अगर वो फॉल होता है ड्यू, मतलब अगर वो होता है ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, वो ड्यू हो रहा है, ड्यू का मतलब होता है वो पेबल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और उस लोन को पे किए बगैर सामने वाला व्यक्ति उसको रिन्यू या एक्सटेंड कराता है ना, तो ऐसे केस में आपको बताना पड़ेगा क्या एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन जो आपने रिन्यू या एक्सटेंड या सेटल किया है फ्रेश लोन में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लोन्स। जैसे देखो यार, मैं अगर बात करूं 10 लाख का लोन है बेटा, है ना, इसमें से 6 लाख को आपने रिन्यू कर दिया इस साल, तो आप बोलोगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, यानी कि 6% हमारा क्या हुआ, 6% हम लोगों ने यहाँ पे रिन्यू किया, सॉरी 60% हम लोगों ने यहाँ पे रिन्यू किया इस साल के अंदर। आपको परसेंटेज बताना है कि टोटल लोन के परसेंटेज में कितना आपने रिन्यू या ये किया है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या बोला गया
सर अगर कंपनी कोई भी लोन्स या एडवांस को देती है, कोई भी लोन्स या एडवांस को अगर कंपनी देती है जो रीपेबल ऑन डिमांड या रीपेमेंट पे होता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसमें से अपने प्रमोटर या रिलेटेड पार्टीज को कितना दिया है वो भी आपको बताना पड़ेगा। फिर सर जो लोन्स इन्वेस्टमेंट या गारंटीज आपने प्रोवाइड की गई है एज पर सेक्शन 185 186 को कंप्लाई किया है या नहीं किया वो बताइए। फिर 73 से 76 में डिपॉजिट, आप लोग पढ़ते हो लॉ के अंदर डिपॉजिट चैप्टर नंबर 5 आता है ना। तो वो जो डिपॉजिट्स है और उसके रूल्स है, क्या आपने उसको कंप्लाई किया कि नहीं किया, और अगर एनसीएलटी या आरबीआई ने आपके खिलाफ ऑर्डर पास किया है तो उसके बारे में भी आप बताओ। फिर बोला जा रहा है कि क्या आपने कॉस्ट रिकॉर्ड सही से मेंटेन किया या नहीं किया। फिर देखो, फिर आता है यहाँ पे स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेके बात। अब स्टैट्यूटरी ड्यूज में इन्होंने दो पार्ट कर दिए, एक होता है अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज जिसपे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, और दूसरा है डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अगर डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है तो कहां पे आपका डिस्प्यूट चल रहा है और कितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसके बारे में आप इंफॉर्म कर दो सर। लेकिन अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है, समझना, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है और आपने एट द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर अगर वो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज पेबल होता है 6 मंथ या उससे ज्यादा, 6 मंथ या उससे ज्यादा, तो मैं क्या कहूंगा आपके साथ कि इसमें आपको क्या करना है सर, इसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्म करना है क्या। यस बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, आप समझो मैं जो कह रहा हूं, ठीक है। ये ईयर है बेटा 31 मार्च के ऊपर अगर कोई ड्यूज है जो 6 महीने प्लस पेबल है, क्या बोला मैंने, बोलो सर, जो 6 महीने या उससे ज्यादा का अगर पेबल है ना, तो ऐसे केस में इसे क्या बोला जाता है, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है जो पेबल हो गया 6 महीने या उससे ज्यादा, तो इसको डिस्क्लोज करो। सर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई ड्यूज होगा, मान लो यहाँ पे जनवरी का अगर कोई ड्यूज होगा, तो जनवरी का अभी तक पे नहीं किया, मार्च तक तो बताने की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन 6 महीने उससे पहले यानी कि अक्टूबर या उससे पहले का अगर कोई ड्यूज होगा, आप ऐसा समझो, और वो मार्च तक पेबल नहीं है और वो अनडिस्प्यूटेड है, तो वो आपको बताना पड़ेगा क्या, हाँ सर बताना पड़ेगा, है ना, वो अनपेड होना चाहिए। सर मान लीजिए अप्रैल का कोई ड्यू था और ये मैंने आके 20 मार्च को मैंने पे कर दिया, बताने की जरूरत है क्या, नहीं सर, क्योंकि अब वो आउटस्टैंडिंग नहीं बचा। तो बोला गया आउटस्टैंडिंग भी होना चाहिए, 31 मार्च पे होना चाहिए और 6 महीने से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आपको बताना पड़ता है, तब जाके आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बोलो, आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्या आप बात को समझे, सारे लोग जल्दी से बोलेंगे हाँ सर बात समझ में आ गई है। उसके बाद देखिए और क्या बोला गया सर, फिर बोला जा रहा है कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे नहीं गए बेटा, रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन आपने सामने से होके सरेंडर किया इनकम टैक्स अथॉरिटी को, उसके बारे में भी आप बताइए, ठीक है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताते हुए चलना है। फिर क्या बोला गया, देखो यहाँ पे अब ये रीपेमेंट ऑफ लोन से रिगार्डिंग बात की जा रही है, मतलब हमारे कंपनी ने क्या लिया है, हमारे कंपनी ने लोन दिया है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था वो हमारे कंपनी ने लोन्स या गारंटी दिया था, यहाँ पे हमारे कंपनी ने लोन्स या बोरोइंग्स लिया है, तो आपको उस लोन्स एंड बोरोइंग्स में अगर कंपनी करती है डिफॉल्ट, मतलब कंपनी समय से पे नहीं करती है, तो उन सारे लोन्स एंड बोरोइंग की डिटेल आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। क्या, हाँ सर बताना पड़ेगा। फिर बोला गया कि कंपनी को क्या विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है क्या, उसके बारे में बताइए। फिर बोला गया यहाँ पे कौन से पर्पस के लिए लोन ऑब्टेन किया और कहीं हमने लोन को डाइवर्ट तो नहीं कर दिया, ये भी बताइए। सर अगर शॉर्ट टर्म के लिए रेस किया और लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया तो इसको भी इंडिकेट करो। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए सर वेदर कंपनी हैज अंडरटेकन द फंड्स फ्रॉम एनी एंटिटी और अ पर्सन ऑन अकाउंट टू मीट ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, तो उसके बारे में बताइए। फिर बोला जा रहा है सर जो भी लोन आपने लिया है प्लेज ऑफ द सिक्योरिटीज से रिलेटेड, और सिक्योरिटीज वो भी कौन सी, एसोसिएट, सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर की, तो उसके बारे में बताइए यहाँ पे। फिर बोला गया अगर कंपनी ने पैसा आईपीओ या एफपीओ से लाया है ना, तो जिस पर्पस के लिए वो पैसा लिया था उस पर्पस के लिए आपने यूटिलाइज किया कि नहीं किया। फिर बोला गया कि अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट है या कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को आपने इशू किया है, तो जिस फंड्स के लिए वो यूज किया गया था, जिस पर्पस के लिए वो फंड्स लाए गए थे, क्या वो पर्पस के लिए यूज किए या नहीं किए, उसके बारे में बताओ। सर फिर आता है यहाँ पे नेक्स्ट वाला पॉइंट, और वो बात करता है फ्रॉड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, बोलो, फ्रॉड से रिलेटेड ये बात करता है। सर फ्रॉड के अंदर क्या होता है,
पहला पॉइंट बोलता है कि क्या ऑडिटर ने, क्या यहाँ पे कोई भी फ्रॉड बाय दी कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन दी कंपनी नोटिस हुआ है क्या। दोनों फ्रॉड है, जो कंपनी के ऊपर हुए हैं और जो कंपनी ने किए हैं ना, वो दोनों फ्रॉड यहाँ पे देखने की बात हो रही है। मतलब अपने को दोनों दोनों फ्रॉड यहाँ पे देखना है, जो कंपनी के ऊपर हुए हैं वो भी देखो और जो कंपनी ने किया है वो भी देखो, दोनों प्रकार के फ्रॉड देखिए, ऐसा बोला गया। फिर बोल रहे हैं अगर आपने एडीटी 4 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या कहा मैंने, बोलो, एडीटी 4 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आपने कोई फ्रॉड से रिलेटेड रिपोर्टिंग की है ना, तो उससे रिलेटेड भी आप बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपन लोग कब रिपोर्ट करते हैं, जब 1 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड होता है ना, तब अपन सीजी को रिपोर्ट करते हैं। तो उसके बारे में भी अपन बताएंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। फिर बोला जा रहा है क्या कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स आपको ड्यूरिंग द ईयर मिली है क्या, और अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स मिली है तो आप क्या करो, उसके बारे में भी बताएंगे क्या ऑडिटर, आप उसके बारे में भी बताओ। फिर छोटे छोटे पॉइंटर्स है, जैसे देखो क्या बोला गया कि अगर निधि कंपनी है तो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20। फिर कंपनी को क्या करना है, 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स में रखना पड़ेगा, मतलब जिसके ऊपर डिपॉजिट्स का 10% अनएनकम्बर्ड रखो, यानी कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। सर अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या डिपॉजिट्स या रीपेमेंट के ऊपर, तो उसके बारे में भी आपको बताओ, ये निधि कंपनी के केस में। फिर बोला गया कोई भी रिलेटेड पार्टीज के साथ अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है 177 और 188 के हिसाब से, तो उसकी डिटेल्स आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज करना चाहिए क्या, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। फिर कंपनी ने क्या इंटरनल ऑडिट सिस्टम कंपनी का विथ रिस्पेक्ट टू साइज एंड नेचर कमेंसुरेट है क्या, मतलब क्या वो साइज एंड नेचर के हिसाब से जस्टिफाई करता है क्या, वो बताइए। और फिर बोला गया रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट भी आपको देना पड़ेगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सर अगर कंपनी ने कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन में एंटर हुआ है विद डायरेक्टर्स या पर्सन कनेक्टेड विद हिम, तो उसके बारे में बताइए। सर फिर 45 IA के हिसाब से क्या कंपनी को कोई रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना था, 45 IA NBFC के लिए आता है, तो 45 IA के हिसाब से रजिस्टर्ड हुई है क्या आरबीआई के पास। फिर बोला गया है जो एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन करती है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, हाँ हमारी कंपनी करती है करके। फिर बोला गया कि कंपनी क्या CIC है, यानी कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और अगर वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो क्या वो क्राइटेरिया को मीट करती है क्या, और अगर मान लो कंपनी को एग्जाम या अनरजिस्टर्ड CIC है तो वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है क्या। फिर अगर एक ग्रुप में अगर मोर देन वन CIC है तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ CIC, यानी कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज आपको बताना पड़ेगा। फिर बोला गया सर कंपनी ने अगर कोई कैश लॉसेस इनकर किए है क्या इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। कैश लॉस का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन को या नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हटा देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और उसके अलावा अगर कंपनी ने लॉस किया है, मतलब ये चिंता का विषय है बेटा, क्या है बोलो जल्दी से, ये चिंता का विषय है, तो इस चिंता के विषय के बारे में आपको वहां पे बताना पड़ेगा। फिर सर अगर हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो क्या इश्यूज ऑब्जेक्ट और कंसर्न IOC आपको डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। IOC क्या होता है, इश्यूज इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जिंग, IOC होता है इश्यूज ऑब्जेक्शंस एंड कंसर्न्स यहाँ पे होता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे डिस्कस करो। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे कि डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल रेशियोज या एजिंग या एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, आपको ये चेक करना है, ऑडिटर को ये बताना है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये बताएंगे कि एज ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, और इस समय अगले 1 साल में कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज आएंगी ना, हम सारे के सारे लोग उस लाइबिलिटीज को फुलफिल कर सकते हैं, यानी कि कंपनी के असेट्स आर सफिशिएंट टू फुलफिल लाइबिलिटीज, या जो भी लाइबिलिटीज आने वाली है कंपनी के लोग सफिशिएंट है या कंपनी के असेट्स सफिशिएंट है करके। फिर सर CSR की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो, और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो आपको स्पेशल अकाउंट में बराबर से ट्रांसफर किया क्या, वो आपको देखना पड़ता है। अदर देन ऑनगोइंग है तो 6 महीने के अंदर आपको दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर अनस्पेंड CSR अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। ये अपन ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 9 ऑफ ऑडिट के अंदर, चैप्टर नंबर 9 ऑफ लॉ के अंदर, अकाउंट्स ऑफ कंपनी में सेक्शन 135 में अंदर आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए सर उसके बाद क्या, वैसे मेरे पूरे लॉ के रिविजन्स भी अपलोडेड है हमारे चैनल के ऊपर, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये भी सर्च करेंगे
मतलब कि मैराथन लेक्चर्स में इंद्रेश गांधी ऑफ लॉ, तो आपको 15 घंटे के रिवीजन वीडियोस मेरे मिल जाएंगे, है ना। तो जितने भी ऑडिट वाले, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मतलब ध्यान रखना इस बात का, मतलब स्पेशल अकाउंट और ये CSR से रिलेटेड आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर देखो क्या बोला जा रहा है, सर अगर कोई भी क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क है इन रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स के केस, मतलब रिस्पेक्टिव कारों के केस में यहाँ पे अगर एडवर्स रिमार्क है तो उसके बारे में आपको क्या देना पड़ेगा, उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बोलो, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर अनफेवरेबल या क्वालिफाइड आप कुछ भी चीजें दे रहे हो ना, तो आप वहां पे आंसर के केस में आप बेसिस स्टेट करना, यानी कि आप एक्सप्लेनेशन बताते हुए चलेंगे। क्या, बिल्कुल बिल्कुल बताते हुए चलेंगे। यहाँ पे कारों का अपना स्मॉल रिवीजन होता है पूरा पूरा समाप्त, समझे क्या। सारे लोग बोलो बात समझ में आ गई है क्या, राइट। चलिए